हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 6 के लिए वीडियो नंबर 8 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, उत्कर्मणीय अभिक्रिया और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन की अपन क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। तो देखो क्या होती है रिएक्शन, किस आधार पर यह मामला बना है, तो ध्यान देना भी। हमने ऐसा पढ़ा है कि क्रिया कारक होते हैं किसी अभिक्रिया में और वो क्रिया कारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। वो क्रिया कारक आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो देखो यदि अभिक्रिया में क्रिया कारक से केवल उत्पाद बन रहे हैं, क्रिया कारक से केवल क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। लेकिन अभिक्रिया में ऐसा हो रहा है कि क्रिया कारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं और उत्पाद भी आपस में वापस अभिक्रिया करके क्रिया कारक का निर्माण कर लेवे। तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है। उसी परिस्थिति में यदि उत्पाद भी आपस में अभिक्रिया करके वापस क्रिया कारक बना लें तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया कौन सी दिशा में चल रही है, दोनों दिशाओं में चल रही है। पर ये वाली जो दिशा है ना, इसको तो आप बोलते हैं अग्र दिशा, अग्र दिशा। ठीक है। और उत्पाद से वापस क्रिया कारक बनेंगे ना तो इसके ऊपर बोलते हैं प्रतीप दिशा, प्रतीप विपरीत वाली दिशा वापस। ठीक है ना। तो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है या एक दिशा में, इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन बांटते हैं दो भागों में, उत्कर्मणीय अभिक्रिया और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि क्रिया कारक से उत्पाद बनेगा और उसी समय उसी परिस्थिति में उत्पाद वापस अभिक्रिया करके क्रिया कारक बना लेगा। लेकिन अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलेगी, यानी कि इसमें केवल क्या होगा, क्रिया कारक से उत्पाद बनेगा। ठीक है, उत्पाद से वापस क्रिया कारक नहीं बनेगा। तो बस इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं के बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको बात समझ में आ गई कि दोनों दिशाओं का मतलब क्या है और एक दिशा का क्या मतलब है। ठीक है। तो देखो यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है या फिर एक ही दिशा में। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की, उत्कर्मणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो ये बात नोट कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा वो उत्कर्मणीय अभिक्रिया की। तो हम ले लेते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा तो अपन ये बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि जिसमें क्रिया कारक से उत्पाद बने और उसी परिस्थिति में उत्पाद से वापस क्रिया कारक बने, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाएगी। तो पहली बात तो अपन इसकी परिभाषा याद करनी है अपने को। तो क्या लिखा हमने कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में
चलती है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो प्रत्येक विशेषता को अपन समझते हुए चलेंगे इस अभिक्रिया में क्या क्या बातें हैं। तो अपन देखो एक बात ये बता दें कि इस अभिक्रिया में क्रिया कारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तथा उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी आपस में अभिक्रिया करके क्रिया कारक बनाते हैं। ठीक है भाई, आगे की विशेषता देखो। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्पाद भी वापस अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, क्रियाकारक बना लेता है। तो इसमें क्रियाकारक कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो उत्पाद बना है वो वापस क्रियाकारक भी बनाता रहता है। तो इस अभिक्रिया में क्रियाकारक की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात अपन ये लिख ले हुए कि इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रिया कारकों की मात्रा या सांद्रता शब्द भी आप काम में ले सकते हो, या सांद्रता, मात्रा ही शब्द लिख लेता हूं मैं, मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। ठीक है, आगे देखो एक बात और भाई, ये जो अभिक्रिया है ना ये कभी समाप्त भी नहीं होगी। कैसे समाप्त नहीं होगी? जैसे मान लीजिए, समझो मेरी बात को, कि यहां पर आपके पास में 4 मजदूर है और इधर भी 4 मजदूर है। ठीक है, इधर कुछ मिट्टी का ढेर है और इधर कुछ मिट्टी का ढेर है। अब देखो क्या होता है कि इधर वाले ये जो 4 मजदूर है ये क्या करते हैं, यहां पर जो मिट्टी पड़ी है इसको उठा करके इधर डालते हैं, इस जगह पे। ठीक है, इधर के जो 4 मजदूर है वो क्या करते हैं, यहां की जो मिट्टी है उसको उठा करके इधर डाल देते हैं। ठीक है, दोनों बराबर तरीके से काम कर रहे हैं। ये चारों मजदूर यहाँ की मिट्टी को उठा करके यहाँ डाल रहे हैं और ये चारों मजदूर यहाँ की मिट्टी को उठा करके यहाँ डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी मिट्टी थी, यहाँ पर जितनी मिट्टी थी, हमेशा उतनी ही रहेगी। क्यों? इन चारों मजदूरों ने इधर से उठाकर जितनी मिट्टी इधर डाली, ये चारों मजदूर इधर से उठा करके इतनी ही मिट्टी इधर डाल देते हैं। तो ये क्रिया चलती रहेगी। ये मजदूर दिन रात काम करते रहें, लेकिन इनका कार्य कभी भी संपन्न नहीं हो पाएगा। क्यों? इन्होंने जो काम किया इधर वालों ने, इन्होंने इससे उल्टा काम कर दिया। ठीक है ना?
तो ठीक ऐसा यहाँ पर होता है कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया के अंदर जो अभिक्रिया है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितने क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं उतनी ही मात्रा में उत्पाद भी वापस अभिक्रिया करके क्रियाकारकों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बात और ये लिख ले हैं अपन कि यह अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, तथा अभिक्रिया मिश्रण में हमेशा क्रिया कारक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, एक बात और समझाता हूं, समझना ध्यान से। मान लीजिए कोई बर्तन है और उस बर्तन के अंदर अपन पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी वाष्प बन करके क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि उस बर्तन को अपन किसी ढक्कन की सहायता से ढक देवें तो बर्तन में से पानी वाष्प बन करके ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर जो अपन ने ढक्कन लगा दिया उस ढक्कन की सतह पर वो पानी वापस, जो जलवाष्प थी वो वापस ठंडा होकर के किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। यानी कि वहां पर क्या हो रहा है कि जल है वो किस में बदल रहा है, जल वाष्प के अंदर बदल रहा है। किसके अंदर बदल रहा है, जल वाष्प के अंदर। यदि आपने ये क्रिया जिस भी बर्तन में करवा रहे वो बंद है, उसको आपने ढक्कन से बंद कर रखा है, तो उसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो जलवाष्प है वो वापस ठंडी होकर के जल में भी बदलेगी। ढक्कन की सतह पर वो जो जलवाष्प थी वो ठंडी होकर के वापस इसमें बदल जाएगी, जल में भी बदल जाएगी। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, जल से जलवाष्प बन रहा है और जलवाष्प से वापस जल बन रहा है। तो ये क्रिया कौन सी हो गई, उत्कर्मणीय हो गई। अब यदि मैं ढक्कन को हटा देता तो क्या होता कि वो वाष्प, जो जलवाष्प बनी थी वो बाहर चली जाती, वायुमंडल में चली जाती, ठंडी होकर के वो वापस लौट नहीं पाती। तो फिर वहां पर जल से जलवाष्प तो बनता, लेकिन जलवाष्प से वापस जल नहीं बन पाता। तो मैं इस बात से यह समझाना चाहता हूं आपको कि यदि आपकी उत्कर्मणीय अभिक्रिया है और उसमें कोई उत्पाद गैस है तो उसको बंद पात्र में करवाना होगा, तभी वो अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया रहेगी। यदि आपने बंद पात्र में वो अभिक्रिया नहीं करवाई है तो वो अभिक्रिया अनुत्कर्मणीय बन जाएगी। फिर वहां पर क्रियाकारक से उत्पाद तो बनेगा, लेकिन उत्पाद से वापस क्रियाकारक नहीं बनेगा। जैसे ये जल वाले उदाहरण में ऐसा हो रहा है कि यदि आप बर्तन को ढक करके रखोगे तो जल से वाष्प बनेगा और वाष्प से वापस जल बन जाएगा, लेकिन आपने ढक्कन खुला छोड़ दिया तो केवल जल से क्या बनने वाला है, वाष्प बनने वाला है, जल वाष्प से वापस जल नहीं आएगा उस बर्तन में। ठीक है, तो उत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए एक बात ये भी अपन लिख सकते हैं कि यदि इस अभिक्रिया में कोई उत्पाद बोल दो या क्रियाकारक भी हो सकता, जरूरी नहीं है वो उत्पाद ही हो, गैस अवस्था में हो तो अभिक्रिया बंद पात्र में करवाई जाती है। क्योंकि यदि वो गैस है ना तो पात्र आपका बंद नहीं रहेगा, तो वो गैस जो है उस पात्र से निकल करके बाहर चली जाएगी, अभिक्रिया करने के लिए वो बचेगी नहीं वहां पर। ठीक है ना। तो देखो जो विशेषताएं अभी अपन ने पढ़ी वो देख लेते हैं एक बार। तो पहले अपन ने परिभाषा देख ली इसकी, भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उत्कर्मणीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता क्या देखी कि इस अभिक्रिया में क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी आपस में अभिक्रिया करके क्रियाकारक का निर्माण करते हैं। दूसरी विशेषता क्या देखी अपन ने कि इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती, कभी भी शून्य नहीं होती। तीसरी विशेषता क्या देखी हमने कि यह अभिक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। क्यों? जितना क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगा उतना ही उत्पाद वापस क्रिया करके क्रियाकारक बना लेगा। और चौथी बात क्या है कि इस अभिक्रिया में यदि कोई क्रियाकारक या उत्पाद गैस अवस्था में है तो वो अभिक्रिया कौन से पात्र में करवानी है, आपको बंद पात्र में करवाई जानी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इन बातों को नोट करो। 2-3 विशेषताएं और बताऊंगा मैं इसकी अभी, तो वीडियो पॉज करके नोट करो पहले। ठीक है, किया नोट? अब देखो भाई, ये जो उत्कर्मणीय अभिक्रिया है इसको अपन रासायनिक समीकरण की सहायता से दिखाएंगे। जब तो क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में जो तीर का निशान अपन साधारण काम में लेते हैं ना, उसकी जगह दोनों और अर्ध तीर का निशान काम में लेंगे। कौन सा निशान काम में लेंगे? दोनों और अर्ध तीर का निशान काम में लेंगे। तो ये दोनों और अर्ध तीर का निशान देखो कैसा होता है, कैसे दिखाओगे आप? तो पांचवी विशेषता है, वैसे ये इसकी है ना, परिभाषा को छोड़ करके पांचवी विशेषता चल गई अपनी ये। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे देखो कि इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण की सहायता से दर्शाते समय क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य दोनों ओर अर्ध तीर, दोनों ओर अर्ध तीर, दोनों ओर अर्ध तीर का निशान है भाई ये ऐसा। ठीक है, का निशान लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये दो क्रियाकारक है ए और बी, और ये आपस में अभिक्रिया करके दो उत्पाद बनाते हैं सी और डी। ठीक है ना, तो ये क्रियाकारक और इधर वाले उत्पाद। अब यदि ये अभिक्रिया उत्कर्मणीय है तो ये क्रियाकारक और ये उत्पाद, इन दोनों के बीच में दोनों ओर अर्ध तीर का निशान लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अभिक्रिया करके सी डी बनाते हैं और ये सी डी भी वापस अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। ठीक है, छठी बात देखो भाई, उत्कर्मणीय अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रिया होती है।
कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है? 2 प्रकार की। तो देखो इसमें एक तो होती है अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, ठीक है, इसे आप बोलोगे फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरी जो अभिक्रिया है उसे अपन बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया। प्रतीप अभिक्रिया को बोला जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसमें ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। एक तो है अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरी है प्रतीप अभिक्रिया जिसे बोला जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो अग्र अभिक्रिया का तो क्या मतलब है इसमें, और ये जो आपकी बैकवर्ड अभिक्रिया है इसका क्या मतलब है? तो देखो इसमें जैसे मान लीजिए A प्लस B है और ये आपस में अभिक्रिया करके C प्लस D बना रहे हैं केवल, यानी कि क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है। क्रियाकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद। तो ये जो अभिक्रिया होगी भाई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें दोनों है, आगे वाली और पीछे वाली। तो क्रियाकारक से जो उत्पाद बन रहा है ना वो अभिक्रिया तो होगी अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और यदि मान लीजिए इससे उल्टा काम हो रहा है, यानी कि C प्लस D आपस में मिलकर के वापस क्या बना रहे हैं? A प्लस B बना रहे हैं, यानी कि जो उत्पाद हैं वो आपस में अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं? क्रियाकारक बना रहे हैं। तो वो अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रतीप अभिक्रिया होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो, ठीक है। तो अग्र अभिक्रिया में तो क्या होता है कि क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, और जो प्रतीप अभिक्रिया है इसमें क्या होता है? उत्पाद आपस में अभिक्रिया करके क्रियाकारक बनाते हैं। तो देखो हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में 2 बातें जानी अभी। क्या जाना? पहली बात ये जानी कि इस अभिक्रिया को जब अपन रासायनिक समीकरण की सहायता से दिखाएंगे तो क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में दोनों ओर अर्ध तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। और आगे की बात अपन ने क्या जानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में 2 अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया तो वो है जिसके अंदर क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, तो उसे तो अपन बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। और एक वो अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद से क्रियाकारक बनते हैं, तो उसे बोला जाता है बैकवर्ड अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ऐसा संकेत आपने बना रखा ना, ये वाला, ये तो अग्र अभिक्रिया को दिखा रहा है, और ये वापस आपने पीछे आता हुआ दिखा रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया को दिखा रहा है? बैकवर्ड अभिक्रिया को दिखा रहा है ये, ठीक है भाई। अग्र अभिक्रिया में तो क्या है? क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन आपका इसमें क्या है कि उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन रहा है। तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो, इसके बाद में इसके उदाहरण बता देता हूं मैं आपको फिर। ठीक है भाई, नोट किया। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण से और समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो देखो उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण तो देखो इसमें पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करती हैं
और अभिक्रिया करने के बाद में ये अमोनिया गैस बनाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ परिस्थितियां भी हैं, जैसे यहाँ पर होना चाहिए 200 atm तो दाब और 500 डिग्री सेल्सियस तापमान या फिर 773 केल्विन तापमान, ये होना चाहिए इसके लिए। अब इसमें देखो आप, ये गैस है, ये गैस है और ये भी क्या है, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं एक बार। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 करने के लिए 2 लगा दिया मैं। हाइड्रोजन इधर 3 दूनी 6 है और यहाँ पर 2 ही है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा देता हूँ, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसमें देखो आप, ये क्रियाकारक गैस अवस्था में है और ये उत्पाद गैस अवस्था में है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं और इसी परिस्थिति में ये अमोनिया गैस वापस टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसमें क्रियाकारक भी गैस है और उत्पाद भी गैस है। और हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि यदि उत्कर्मणीय अभिक्रिया में कोई क्रियाकारक या उत्पाद गैस है तो उसको बंद पात्र में करवाया जाता है। तो ये अभिक्रिया कौन से पात्र में होगी, बंद पात्र में। तो यहां पर अपन नीचे कोष्ठक में लिख देते हैं बंद पात्र में। ठीक है, ये रिएक्शन होगा तो सही, लेकिन बंद पात्र में होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो। तो जितने भी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार उनको जब जल में घोला जाता तो वो क्रिया भी उत्कर्मणीय होती है। जैसे यहां पर मैं ले रहा हूं H2CO3 और इसको मैंने जल के अंदर घोला, तो जब आप इसको जल में घोलते हो तो आपको मिलता है H3O+ और प्लस CO3 -2 आयन। ठीक है, एक बार इस रिएक्शन का बैलेंस देख लेते हैं समीकरण को संतुलित करके। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ही हैं। तो हमें 4 हाइड्रोजन तो करने ही पड़ेंगे किसी भी तरीके से। तो इसको संतुलित करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पर 2 लगा लेता हूं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं यदि हाइड्रोजन 2 कर दूं तो देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 2 दूनी 4 और 2 6 हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे। ऑक्सीजन को भी देख लो एक बार, 3 तो यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन। तो 2 यहाँ पर है ऑक्सीजन और 3 यहाँ पर, 5 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, और क्या बचेगा, कार्बन। कार्बन देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो इस तरीके से आप इस समीकरण को संतुलित कर सकते हो। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा तीर का निशान लगा लेंगे हम। ठीक है, तो एक ही है। इसके अलावा एक जैविक अभिक्रिया बता रहा हूं। जैविक अभिक्रिया का मतलब है जो हमारे शरीर के अंदर चलने वाला रिएक्शन है। तो एक अभिक्रिया ऐसी है हमारे शरीर के अंदर जो उत्कर्मणीय प्रकार की है। तो इसमें देखो क्या है, हीमोग्लोबिन है आपका, हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन से जुड़ता है सब, ऑक्सीजन से जुड़ गया। और ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद में ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। तो देखो ये जो क्रिया है ये ऑक्सीजन के परिवहन से संबंधित है। जब रक्त हमारे फेफड़ों के पास में होता है तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये हीमोग्लोबिन जो है हमारी रक्तवाहिनियों में से संचरित होता हुआ जब कोशिका के पास में पहुंचता, शरीर की किसी कोशिका के पास में पहुंचता है तो वापस से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनको मिल जाती है। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया के। तो इसमें से ये वाला जो रिएक्शन था इसमें से क्रियाकारक और उत्पाद दोनों गैस थे, बंद पात्र में करवा दिया। इनको ये जरूरी नहीं है भाई बंद पात्र में आप करवाओ, इसको भी बंद पात्र में ही करवाना होगा। तो हमारे शरीर के अंदर रक्तवाहिनी भी एक प्रकार का बंद पात्री है, तो उसमें यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपादित
हो जाती है। तो वीडियो पॉज करके ये उदाहरण आप उतार लो, उसके बाद में जो अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है भाई, नोट किया। अभी देखो आप अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो भाई ये अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलेगी, यानी कि इसमें क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे, लेकिन उत्पाद आपस में अभिक्रिया करके वापस क्रियाकारक का निर्माण नहीं करेंगे। तो पहले तो अपन इसकी परिभाषा लिख लेंगे। तो क्या बताएंगे इसके लिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, परिभाषा हो गई। दूसरी बात क्या है कि इस अभिक्रिया में क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उत्पाद वापस अभिक्रिया करके क्रिया कारक नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। अब देखो भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मिट्टी का ढेर था और ये 4 मजदूर ही काम कर रहे हैं। वो मिट्टी को इधर ले जा रहे हैं, धीरे धीरे इधर से इधर ले जा रहे हैं। तो ये मिट्टी का ढेर क्रियाकारक आपका, और इधर जो नया ढेर बनेगा मिट्टी का वो उत्पाद है।
तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ये क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद तो बनाएंगे, लेकिन उत्पाद वापस क्रियाकारक नहीं बना सकता। यानी कि इस अभिक्रिया में क्रियाकारक धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों की मात्रा तो धीरे धीरे कम होती जाती है और उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जब अभिक्रिया का अंतिम चरण आता है तो उस समय क्रियाकारकों की मात्रा बिल्कुल शून्य हो जाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में तो हमने पढ़ा था उसमें क्रियाकारकों की मात्रा कभी भी जीरो नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। लेकिन इस अभिक्रिया में जब अभिक्रिया समाप्त होगी तो क्रियाकारकों की मात्रा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आगे अपन क्या बोले इसमें कि इस अभिक्रिया में क्रिया कारकों की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है तथा उत्पादों की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है ना। और लास्ट में क्या लिख दे कि इस अभिक्रिया के अंत में क्रिया कारकों की मात्रा शून्य हो जाती है, ठीक है। तो अभिक्रिया के अंत में क्रियाकारकों की मात्रा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसके अलावा एक बात और है, क्या बात है वो कि इस अभिक्रिया को जब अपन रासायनिक समीकरण की सहायता से दिखाएंगे तो साधारण तीर का निशान ही काम मिलेंगे, ऐसा वाला। तो देखो, चलो मैं बाद में लिखवाता हूं, पहले इतना नोट कर लो फिर लिखवाते हैं इसको। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो पहले। किया नोट? तो अगली विशेषता मैं आपको बता देता हूं कि इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण की सहायता से दर्शाते समय क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य साधारण तीर का निशान। अब साधारण तीर का निशान पता है कैसा होता है, ऐसा
लगाते हैं। तो इस अभिक्रिया के कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, देखो। तो इसमें पहला ले लेते हैं अपन कोयले का दहन, कोयला या कार्बन का दहन। तो इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये ठोस अवस्था में है, ये गैस अवस्था में है, और ये ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में। तब इसमें ऐसा होगा कि ये दोनों क्रियाकारक ये अभिक्रिया करके ये उत्पाद बना लेंगे, लेकिन ये उत्पाद कभी भी टूट करके वापस कार्बन और ऑक्सीजन गैस नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरा देखो मेथेन का दहन। मेथेन गैस होती है, अपने घरेलू जो सिलेंडर आता है उसके अंदर भी मेथेन गैस होता है, ठीक है ना। तो इस मेथेन का अपन दहन करवाते हैं, CH4 है इसका अणुसूत्र मेथेन गैस का। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल भी बनाता है ये। यानी कि जब आप सिलेंडर की गैस को जला रहे हो तो वहां जल बनता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई क्यों नहीं देता है भाई? वो तो उसके पीछे कारण क्या है कि जल यहाँ पर जो बना है वो वाष्प के रूप में होता है, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। तो इसमें देखो ये दोनों क्रियाकारक है, ये अभिक्रिया करके CO2 और H2O बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये CO2 और H2O वापस अभिक्रिया करके ये क्रियाकारक नहीं बना सकते हैं। तो देख लो ये क्रियाकारक और ये उत्पाद दोनों के बीच में सादा तीर का निशान लगाया, ये क्रियाकारक और ये उत्पाद दोनों के बीच में सादा तीर का निशान लगाया। नीचे वाला समीकरण बैलेंस नहीं है आपका, बैलेंस करो इसको। तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो मैं यहाँ 2 लगा दूं, 2 दूनी 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन। इसके बाद में ऑक्सीजन को देख लो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, कितने हो गए, 4। तो इधर मैं ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेता हूँ, ठीक है। तो आपका समीकरण बैलेंस हो जाएगा ये। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी हो गई। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो ये बातें। ठीक है बच्चों, उतारा। तो कोई बात आपको समझ में नहीं आती हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ये 2 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।